हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर क्लासेस। ये हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास है और हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन वो होती है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज की जाती है, जो स्पेसिफिक प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को शो करती है। यानी कि नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होकर ही हमें कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मतलब कोई भी जगह है या फिर कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा है, उसके बारे में ये हमें बताती है। हम क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी पे मिलेगी, सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन, फिर हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ वोकैब यानी कि फ्रेज। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रीपोजिशन होगी तो वो अपने साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लेके चलेगी, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन विदाउट ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में यूज नहीं होगी। और वो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्बल नाउन हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मोहन, यानी कि मैं मोहन के पास गया। मोहन यहाँ पर क्या है? नाउन हो गया। नाउन से पहले किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन का, यानी कि प्रीपोजिशन ने अपने बाद क्या लिया? अपना ऑब्जेक्ट लिया है। सिंपली हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि आई वेंट टू, ये तो मतलब आधा टेंस हो गया। ये मोहन ने इसको जो है यहाँ पर पूरा किया है, यानी कि नाउन में। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसके ऑब्जेक्ट का यूज होगा। नेक्स्ट इज ही केम हियर बाय द कार। वो यहाँ पर जो है ना कार के द्वारा आई है, मतलब कि आया है। तो यहाँ पर कार क्या हो गई? नाउन हो गई और बाय हमारी हो गई प्रीपोजिशन यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज बनते हैं यहाँ पर दो तरह से, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब के तौर पर। एडवर्ब में कोई भी स्पेसिफिक टाइम या फिर कोई भी प्लेस मेंशन होगा। एडजेक्टिव में कोई भी जो हमने टेंस में यूज किया है, कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन, उसकी जो है ना हमें विशेषता बताई जाएगी, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पर उसको यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फादर ऑफ रोहन विल गो देयर, यानी कि जो रोहन का पिता है वो वहां पर जाएगा। यानी कि द फादर ऑफ रोहन, क्या फादर की क्या विशेषता बता दी कि वो किसका पिता है? रोहन का पिता है वो। रोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले केस का यूज हुआ है प्रीपोजिशन का। और फादर की वो बता दी कि वो किसका फादर है? रोहन का फादर है। तो यहाँ पर होगी ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है ही प्लेस इन मॉर्निंग, यानी कि वो जो है ना सुबह में खेलता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है, तो ये क्या होगी? ये होगी हमारी एडवर्ब फ्रेज, स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया हो जहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रीपोजिशन के टाइप, यानी कि प्रीपोजिशन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले आती है हमारी सिंगल प्रीपोजिशन। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि इन, एट, ऑन, अप, टू, फार, बाय, अलोंग, बिफोर एटसेट्रा। इस तरह से ये हमारी सिंगल प्रीपोजिशन होती हैं। उसके बाद आती है हमारी डबल। डबल कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ऑन टू हो गया। ऑन टू दो से मिलकर बना है तभी तो डबल हुआ है ना। जैसे कि ऑन प्लस टू। अप टू में हो गया, अप टू किससे मिलकर बना है? अप प्लस टू से। उसी तरह से अपॉन हो गया, फिर इन टू, विद इन, आउट ऑफ, इस तरह से। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? जिसमें प्रीपोजिशन हो और उसके बाद फिर से उस प्रीपोजिशन का यूज किया जाए, यानी कि दो प्रीपोजिशन साथ में यूज हो। जैसे कि इन एडिशन टू, ऑन द बिहाफ ऑफ। नेक्स्ट आती है हमारी टाइम प्रीपोजिशन, जो टाइम को मेंशन करे। जैसे कि ऑन हो गया, ऑन जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फेस्टिवल, कोई भी इस तरह से। फॉर हो गया, सिंस, बाय, फ्रॉम, एट, अंटिल, आफ्टर। उसके बाद आती है हमारी प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस की प्रीपोजिशन कौन सी होती हैं? जो कोई भी स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन करती हैं। जैसे कि बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, बिलो, बिसाइड। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन वाली कौन सी होती हैं? जो डायरेक्शन को शो करते हैं, जैसे कि टावर्स हो गया, यानी कि उसकी तरफ, फ्रॉम हो गया, यानी कि वहां से, इनटू, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, ये होती हैं। उसके बाद आती है हमारी लोकेशन प्रीपोजिशन। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, फ्रॉम और नियर बाय। ये हमारी अलग अलग तरह की प्रीपोजिशन होती हैं। अब हम प्रीपोजिशन का यूज देखते हैं। सबसे पहली प्रीपोजिशन आती है हमारी यूज ऑफ बाय। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा, यानी कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाए तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं।
जैसे कि हिज रूम वाज पेंटेड बाय हिम, यानी कि उसका जो कमरा है ना उसके द्वारा पेंट किया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय का यूज होगा, सोर्स बता देगा किसने किया, उसके खुद के द्वारा इस काम को किया गया। नेक्स्ट है ही केम हियर बाय कार, यानी कि वो यहाँ पर कार के द्वारा आया है। यहाँ पर भी सोर्स बता दिया किसके द्वारा है, उसका माध्यम बता दिया, साधन बता दिया, किसके द्वारा है, वो कार के द्वारा आएगा, तो यहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज गीता मेड दिस बाय मशीन, यानी कि गीता ने ये जो है ना मशीन से बनाया है। तो यहाँ पर भी बाय का यूज हो गया। नेक्स्ट है यूज ऑफ विद का मतलब क्या होता है, के साथ, बाय का मतलब के द्वारा, विद का के साथ, यानी कि किसी चीज की हेल्प से हम जो काम करते हैं, कुछ भी करते हैं या फिर कोई देखते हैं, कुछ भी चीजें होगी तो उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल कट दिस विद ए नाइफ, यानी कि वो जो है ना इसको एक चाकू के द्वारा काटेगा। किसकी मदद से काटेगा, नाइफ की हेल्प से काटेगा। विद आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे, यानी कि के साथ, नाइफ के साथ इसको काटेगा। आई सा ए बॉय विथ ग्रीन हेयर, यानी कि मैंने एक लड़का देखा जिसके ग्रीन हेयर थे, यानी कि हरे बाल थे उसके। तो यहाँ पर ग्रीन हेयर के साथ किसका यूज हो गया, विद का, यानी कि के साथ, वो चीज उससे अटैच है। आई वॉन्ट टू बाय ए हाउस विद ए पूल, यानी कि मैं जो है ना एक घर खरीदना चाहता हूँ, किसके साथ, पुल के साथ, यानी कि उसमें अटैच होना चाहिए वो, यानी कि विद आ गया, यानी कि के साथ आ गया सेंस यहाँ पे। तो इस तरह से हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, किसी के साइड में होना, यानी कि मैं बोल दूं जैसे कि मेरे साइड में कुछ है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी घर है, कोई भी और अदर पर्सन है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज बिसाइड ए हॉस्पिटल, यानी कि मेरा जो घर है वो हॉस्पिटल के साइड में है। हम बोलते हैं ना कि मेरा घर उस गली के साइड में है, उस दुकान के साइड में है। नेक्स्ट इज गीता वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, गीता जो है ना वो मेरे साइड में खड़ी है। तो ये बिसाइड का मीनिंग यहाँ पर हो गया किसी के साइड में होना। उसके बाद आता है यहाँ पर यूज ऑफ बिसाइड्स। अभी बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ एस का फर्क है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो पूरी तरह से अलग है। बिसाइड का मीनिंग तो क्या होता है, किसी के साइड में होना, और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, के अलावा, यानी कि कोई भी चीज है उसके अलावा कुछ और चीज होना। फॉर एग्जाम्पल ही वांट टू बाय ए कार बिसाइड्स ए बाइक, यानी कि वो जो है ना वो बाइक के अलावा एक कार भी खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, बिसाइड्स का। अगर हम यहाँ पर बिसाइड का यूज करते हैं तो इसकी सेंस क्या आएगी कि वो जो है ना वो बाइक के साइड में कार खरीदना चाहता है, ये तो कोई सेंस नहीं हुई। तो इसके लिए हम बिसाइड्स का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है के अलावा, यानी कि वो कार के मतलब बाइक के अलावा एक कार खरीदना चाहता है। नेक्स्ट इज आई वांट टू प्ले हॉकी बिसाइड्स क्रिकेट, यानी कि मैं जो है ना क्रिकेट के अलावा हॉकी भी खेलना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बिटवीन और अमंग। बिटवीन का यूज दोनों का मीनिंग सेम होता है कि बीच में। बिटवीन का मीनिंग क्या हो गया, मतलब बिटवीन का मीनिंग तो ये होता है कि बीच में, लेकिन इसका यूज हम कब करते हैं, इनका यूज हम करते हैं टू एट ए टाइम, यानी कि जब किसी भी दो पर्सन की बात हो, कोई भी दो थिंग की बात हो, या फिर कोई भी दो प्लेस की बात हो, तो उसके साथ हम बिटवीन का यूज करते हैं। अमंग का यूज कम करते हैं जब थ्री और मोर, यानी कि तीन हो या फिर तीन से ज्यादा, उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड सोहन, यानी कि जो मोहन और सोहन है उन लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है। यहाँ पर किसको मेंशन किया है, दो पर्सन को मेंशन किया है, मोहन को और सोहन को। तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, बिटवीन का। अगर यहाँ पर तीन पर्सन होते जैसे कि मोहन, सोहन एंड रोहन, तो यहाँ पर हम अमंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ए टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जो एक टेस्ट सीरीज है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ना होने जा रही है। यहाँ पर भी दो कंट्री हैं जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज यू शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द बॉयज, यानी कि तुम्हें जो ये मिठाई है ना ये लड़कों में बांट देनी चाहिए। अभी जो लड़के हैं वो यहाँ पर ये तो मेंशन नहीं किया ना कि दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, चार लड़के हैं, बॉयज आ गया, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं। तो इसके साथ यहाँ पर हम अमंग का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर पीपल हो, गर्ल्स हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ हम यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। अमंग और अमंगेस्ट ये जो दोनों है इसमें राइट होंगे क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट है
अमिड प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। अमिड का मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि के बीच में। इसका यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि अमिड और अमिडेस्ट हो गया। अमिड का यूज कब होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, यानी कि कोई भी व्यंजन की ध्वनि हो उसके साथ हम अमिड का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन हो। अमिडेस्ट का यूज हम कब करते हैं? अमिडेस्ट प्लस वावल साउंड, यानी कि वावल के साउंड हो और काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हम अमिडेस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव अमिड देयर डिसऑनेस्टी, यानी कि उसकी जो ईमानदारी है वो उन लोगों की बेईमानी के आगे नहीं टिक पाएगी, मतलब कि नहीं टिक सकती। अब ये देखो कि जो ऑनेस्टी है या फिर डिसऑनेस्टी है, उसको हम ना इस तरह से माप तो नहीं सकते ना कि उसमें कितनी परसेंट है, कितने परसेंट वो ईमानदार है, बेईमान है, या उसमें कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। इसको हम नहीं काउंट कर सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ हम यहाँ पर अमिड का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ही फाउंड ए रिंग अमिडेस्ट द स्कार्प ऑफ ग्रास, यानी कि उसे जो है ना एक अंगूठी मिली, कहाँ पर? घास के छोटे से ढेर में उसको अंगूठी मिली। अब यहाँ देखो, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक टाइम पे हम घास को भी मतलब कि काउंट कर सकते हैं कि छोटा सा ढेर था, उसमें से हमने अंगूठी निकाली, कितनी इतनी वहां पर घास थी, उसको हम माप सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर अमिडेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एंग्री, मतलब कि एंगर, लव, ये सब हमारी फीलिंग्स होती हैं और फीलिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में ही आती है और उसके साथ हम अमिड का यूज करते हैं, और काउंटेबल के साथ हम यहाँ पर अमिडेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ, यानी कि इस ऑफ का यूज हम किस तरह से करते हैं। इसका यूज दो तरह से होता है। एज ए सिलेक्शन, यानी कि जब हमें कोई भी सिलेक्ट करना हो या फिर किसी का सिलेक्शन करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और एक आता है पोजेशन। पोजेशन यानी कि किसी को अधिकार दिखाना कि ये उनका है, उनके हैं, उनकी है। तो पोजीशन को भी शो करना हो या फिर सिलेक्शन के बारे में हमें बताना हो तो उसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज रेडी टू गो देयर, यानी कि उनमें से एक लड़का है ना वो जाने को तैयार है। वन ऑफ बोला है यहाँ पर, तो कितने लड़कों में से एक को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इस ऑफ की सेंस क्या है? सिलेक्शन की सेंस है, तो यहाँ पर हमने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट इज द टीचर ऑफ मोहन विल बाय ए न्यू कार, यानी कि जो मोहन की टीचर है वो एक नई कार खरीदेगी। यहाँ पर जो ये टीचर है, टीचर के साथ पोजेशन को शो किया कि वो किसकी टीचर है? वो मोहन की टीचर है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज किसके लिए हुआ है? एज एन पोजेशन यूज हुआ है कि वो मोहन की टीचर है। नेक्स्ट है यूज ऑफ। इस ऑफ का मतलब क्या होता है? इस ऑफ का हम तीन तरह से यूज करते हैं। सबसे पहला यूज होता है सेपरेशन, यानी कि किसी चीज को अलग दिखाने के लिए, यानी कि कोई चीज किसी से अलग होती है, सेपरेट होती है, उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द व्हील केम ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो पहिया है वो साधन से अलग हो गया, यानी कि व्हीकल से वो निकल गया है। तो यहाँ पर ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? सेपरेट हो गया, यानी कि सेपरेशन हो गया। ही जंप्ड ऑफ द रूफ, यानी कि वो जो है ना छत से कूद गया। तो यहाँ पर भी ऑफ किसके सेंस में है? सेपरेशन के सेंस में है कि वो छत से कूद गया, तो यहाँ पर ऑफ का इस तरह से यूज होगा। नेक्स्ट यूज है एज एन एडजेक्टिव, यानी कि इन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर इज ऑफ, यानी कि जो कंप्यूटर है वो बंद है, उसकी विशेषता बता दी, क्या वो ऑन है, ऑफ है, कैसा है, यानी कि ऑफ है, यानी कि बंद है यहाँ पर। द मिल्क इज ऑफ, यहाँ पर इस ऑफ की सेंस ये नहीं है कि दूध बंद है, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं है। ऑफ का मीनिंग यहाँ पर होता है स्पॉइल्ड, यानी कि दूध जो है ना वो खराब हो गया, बेकार हो गया। द मिल्क इज ऑफ। नेक्स्ट है एज एन एडवर्ब। एडवर्ब का यहाँ पर क्या सेंस बनती है? जैसे कि दे आर गोइंग ऑफ, यानी कि वो जो है ना वो चले गए, यानी कि वो जा रहे हैं। यहाँ पर ऑफ की सेंस क्या आती है? हमारी अवे की, यानी कि जाने की, कि वो वहां से जा रहे थे, मतलब कि जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस ऑफ का यूज तीन से होता है, एज ए सेपरेशन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम का यूज हम किस किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली फ्रॉम का यूज करते हैं जिसमें कि से की सेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक सम मनी फ्रॉम मी, यानी कि उसने मुझसे कुछ पैसे लिए। हम इसमें और भी बोल सकते हैं, उसने मुझसे नोट्स लिए या उसने मुझसे ये काम करवाया, इस तरह से। तो इस फ्रॉम का यूज यहाँ पर हो गया से।
एक फॉर्मेशन बनती है इसकी, जैसे कि फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फ्रॉम दे दिया। फ्रॉम का किस तरह से होता है, जहां पर भी एक स्पेसिफिक वो पॉइंट दे दिया टाइम का कि इस टाइम पर ये काम जो है ना हुआ या फिर हो रहा था इस समय से इस समय तक, तो उसके लिए हम यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम मंडे, यानी कि वो जो है ना अपना काम मंडे से कर रहा होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि कब से कर रहा होगा, मंडे से, तो इसके साथ हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे, यानी कि मंडे से कर रहा होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम प्लस टू प्लस एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी कोई जो काम है या फिर कोई भी टाइम है वो जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ पर खत्म हुआ उसके साथ भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि ही लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 2015 टू 2018, यानी कि वो जो है ना मुंबई में कब से रह रहा था, 2015 से 2018 तक वो जो है ना वहां पर रहा था। तो यहाँ पर हो गया, जैसे कि फ्रॉम आ गया, फिर स्टार्टिंग ऑफ टाइम यानी कि कब से शुरू हुआ था टाइम 2015 से, फिर टू और फिर खत्म कहाँ पर हुआ था 2018 में, तो ये हो गया एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है डाई फ्रॉम। डाई के साथ हम फ्रॉम का यूज कब करते हैं, जब जो कोई भी बंदा है वो किसी भी अनदर रीजन से मरा हो, जैसे कि ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन द वो, जैसे कि ही डाइड इन द फायर, कोई भी अनदर रीजन हो, कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो किसी भी तरह से, तो उसके साथ हम डाई के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एक होता है जैसे कि डाई के साथ हम ऑफ का यूज कब करते हैं, ऑफ का यूज हम जब करते हैं जब वो किसी डिसीज से मरा हो, यानी कि उसको कोई बीमारी हो वो उससे मरा हो, तो उसके तो डाई के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर बीमारी के अलावा वो किसी भी और रीजन से मरा हो तो डाई के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर डिसीज से मरा है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ही डाइड ऑफ रेबीज, यानी कि वो रेबीज से मरा, उसको बीमारी से मरा। ही डाइड ऑफ फीवर, पैरालाइज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, यानी कि डिसीज से मरेगा तो डाई के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। किसी भी अनदर रीजन से मरेगा तो उसके साथ हम डाई फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि अगर कोई भी केमिकल चेंज हो, यानी कि कोई चीज किसी से मिलकर बनी, कोई भी केमिकल चेंज हुआ है तो उसके साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे, जैसे कि मेड फ्रॉम, यानी कि ये चीज इससे बनाई गई है। केमिकल चेंज को हम दोबारा मतलब कि पहले जैसी फॉर्मेशन में नहीं ला सकते, इसलिए इसके साथ हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दही है वो दूध से बनती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो दही बन गई उससे हम दोबारा दूध बना दें, यानी कि केमिकल चेंज हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मेड के साथ किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। अगर कोई भी फिजिकल चेंज है, यानी कि कोई चीज हमने की है उसको हम दोबारा उसी फॉर्मेशन में ला सकते हैं, तो उसके लिए हम मेड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि मेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए चेयर मेड ऑफ वुड, यानी कि मेरे पास एक कुर्सी है जो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। अब चेयर को तोड़कर हम दोबारा लकड़ी बना सकते हैं इजीली, तो ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम, यानी कि जो सेपरेशन को शो करता है एज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से किसी चीज का अलग होना, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यहाँ पर फ्रॉम और ऑफ दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होता है कि उससे अलग होना, सेपरेशन होना किसी चीज से। जैसे कि अभी हमने ऑफ का पढ़ा था पीछे कि सेपरेशन के लिए इसका यूज होता है, तो यहाँ पर फ्रॉम या फिर ऑफ दोनों ठीक है। नेक्स्ट इज द लीव्स फॉल ऑफ या फिर फ्रॉम द रूफ, यानी कि जो पत्ते हैं ना वो छत से गिर रहे हैं। अभी फ्रॉम का यूज तो किस तरह से होगा, जब वो नेचुरल प्रोसेस से गिरेंगे। अभी छत से गिरना कोई नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है, जिसके हम झाड़ू से गिरा दें या कैसे भी गिरा दें, तो इसके साथ हम यहाँ पर फिर ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पर पेड़ से गिर रहे थे, पेड़ से गिरना तो नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ पर फ्रॉम और ऑफ दोनों ठीक थे। लेकिन अगर यहाँ पर छत से गिर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रॉम राइट नहीं होगा, यहाँ पर हम खाली ऑफ का यूज करेंगे। तो ये ऑफ, तो ये फ्रॉम और ऑफ, इन दोनों का अलग अलग तरीके से हमें यूज अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मेशन बनती है इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ना हमारी छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि फ्रॉम कहाँ पर यूज करना था, डाई के साथ भी ऑफ कहाँ पर यूज करना है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ऑन, ओवर, अंडर, बिलो और अबोव, यानी कि इन सब का यूज हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ऑन का यूज देखते हैं। ऑन का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी सरफेस टच हो, यानी कि कोई मूवमेंट हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, कोई चीज कहीं पर रखी है और उसकी सरफेस टच है, तो उसके साथ हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि
जो मेज है, मेज के ऊपर एक बुक रखी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो बुक है, बुक की सरफेस स्ट्रक्चर यहाँ पर कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। हम इसके लिए और भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं, यानी कि देयर इज ए एप्पल ऑन द टेबल, ऑन द बुक, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ओवर। ओवर का यूज हम किस तरह से करते हैं? वर्टिकली यूज करते हैं, जिसमें कि सरफेस टच नहीं होती है। यानी कि ओवर बोल देते हैं कि मेरे ऊपर है कुछ भी चीज। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए फैन ओवर मी, यानी कि मैं बोलती हूँ कि मेरे ऊपर जो है ना पंखा है, वो चल रहा है, बंद है, किस तरह से है। अब ये तो बात है नहीं कि यहाँ पर सरफेस टच होगा। अब ये तो है नहीं कि मेरे सर के ऊपर पंखा रखा हुआ है तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो ना सरफेस टच नहीं होती, और जहाँ पर सरफेस टच ना हो तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अबोव। अबोव का मीनिंग भी यही होता है कि के ऊपर है। यहाँ पर इसका यूज है ना वर्टिकली नहीं होता, यानी कि नॉट वर्टिकली इसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए पेंटिंग अबोव द विंडो, यानी कि जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है। जैसे कि हम करते हैं, हमारे घर में खिड़की है, दरवाजे, उनके ऊपर हम कुछ भी आर्ट बना देते हैं या फिर कुछ भी पेंटिंग कर देते हैं। इस तरह से अबोव का यूज उन जगह पे होता है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है कि नीचे। इसका यूज किस तरह से होता है? वर्टिकली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी शूज अंडर द टेबल, यानी कि जो टेबल है, यानी कि मेज है, मेज के नीचे जो ना बहुत सारे जूते हैं, यानी कि शूज हैं। यहाँ पर सरफेस टू टच है ही उनकी, और वर्टिकली भी है वो, तो यहाँ पर हम अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिलो, नॉट वर्टिकली, यानी कि जिसमें वर्टिकली ना हो, सीधा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए बोट बिलो द पर्सन, यानी कि जो कोई भी आदमी है उसके नीचे एक बोट है, यानी कि वो जो है बोट से चल रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, तैर रहा है, तो यहाँ पर बिलो का यूज होगा इस तरह से। इसके कुछ अनदर एग्जाम्पल होते हैं। वी विल डिस्कस द टॉपिक ओवर कॉफी, यानी कि हम जो है ना इस टॉपिक की चर्चा किस पर करेंगे? कॉफी पर करेंगे। अब इस तरह से ये बोलने में सेंस इसकी नहीं होगी, कॉफी पर करेंगे। कॉफी पर करने का क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि कॉफी पीते हुए चर्चा करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर कॉफी। यानी कि वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ओवर कॉफी, यानी कि कॉफी पीते हुए चर्चा करना। नेक्स्ट है द डॉग जंप्ड ओवर या फिर अबोव द टेबल। अब यहाँ पर कौन सा ठीक होगा, हमें इस चीज का पता करना है। जब भी कोई भी मूवमेंट हो तो उसके साथ हम अबोव का यूज कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि अबोव का यूज सिंपल जैसे कि हमने देखा था ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स हो और उनमें कोई मूवमेंट हो रही हो तो हम वहां पर हमेशा किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। इस अबोव का यूज यहाँ पर नहीं होगा। द काइट फ्लू ओवर ओवर द बिल्डिंग, यानी कि जो पतंग है वो बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहा है, इसमें मूवमेंट है उसकी कि वो वहां से उड़ रहा है, तो यहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे, अबोव का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि लिख भी रखा है मूवमेंट प्लस ओवर। नेक्स्ट है यूज ऑफ इन या फिर ऑन। ऑन का यूज कब करते हैं हम? कोई भी डे हो गया, कोई भी डेट हो गया, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। इनका यूज कब करते हैं? जब कोई भी टाइम की ड्यूरेशन हो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल डू दिस वर्क इन 2 days, यानी कि वो जो है ना इस काम को 2 दिनों में करेगा। यहाँ पर ड्यूरेशन दे दी, कितने दिनों में करेगा? 2 दिनों में करेगा, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया? इनका यूज हो गया। नेक्स्ट है ही केम ऑन 30th मार्च, यानी कि वो ना 30 मार्च को आएगा। यहाँ पर डेट बता दी कि वो कब आएगा, 30 मार्च को आएगा, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया? ऑन का। नेक्स्ट है ही केम ऑन मंडे, यानी कि वो मंडे को आया। यहाँ पर कम हो गया ही केम ऑन मंडे, तो यहाँ पर क्या बता दिया? डे बता दिया कि वो किस दिन आया, मंडे को आया था, तो यहाँ पर हम उनका यूज करेंगे। अगर ड्यूरेशन हो तो उसके साथ हम इनका यूज करते हैं। अगर कोई भी डे बताया या फिर कोई भी डेट बताई हो तो उसके साथ हम उनका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ केस बनते हैं, जैसे कि 3D केस बनता है जिसमें बैक टच हो, तो उसके साथ हम इनका यूज करते हैं। ये देखने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन इसकी यही फॉर्मेशन बनती है। जैसे कि ही वॉज सिटिंग इन द चेयर, यानी कि वो जो है ना कुर्सी पर बैठा है। अब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारी बैक टच होती है, जहां पर बैक टच होगा तो वहां पर जो है ना हम इनका यूज करेंगे। ये हमारी इसकी प्रीपोजिशन की यहाँ पर ऐसे यूज करने की सेंस होती है। देखने में थोड़ी अजीब लगती है ये, लेकिन इसकी सही फॉर्मेशन यही होती है। जैसे कि द बर्ड वॉज सिटिंग इन द ट्री, यानी कि जो पक्षी है ना वो पेड़ में बैठे हुए हैं।
अब यहाँ देखो इनका यूज हो गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर सरफेस नहीं है, बैक टच नहीं है। ये इसमें एक्सेप्शन केस होता है कि जो पक्षी हैं वो पेड़ में बैठे हुए हैं, उनकी बैक टच नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी हम इसके साथ यहाँ पर इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है जिसमें बैक टच ना हो, बैक टच नहीं होगी तो उसके साथ हम उनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज सिटिंग ऑन द बाइक, यानी कि वो जो है ना वो बाइक पर बैठा था या बैठ रहा था, किसी भी तरह से हम इसको बोल सकते हैं। बाइक पर बैठते हैं हम तो हमारी बैक तो टच नहीं होता है, हमें स्ट्रेट बैठना होता है वहां पर, तो इसके साथ हम उनका यूज करेंगे। द नेक्स्ट इज द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि जो पक्षी है ना वो पेड़ की शाखा पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सरफेस है उनका, नीचे सरफेस टच है, बैक टच है उनका कि वो किस पर बैठे हुए हैं, वो शाखा पर बैठे हुए हैं, तो इसके साथ यहाँ पर हम ओन का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जैसे कि शेडो का। शेडो का हम किसी भी उसमें टेंस में कब यूज करेंगे, जब कोई भी लिविंग थिंग्स की बात हो, जैसे कि ही वॉज सिटिंग अंडर द शेडो ऑफ ट्री, यानी कि वो जो है ना पेड़ की छाया के नीचे बैठ रहा था या बैठा हुआ था, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, शेडो का। अगर लिविंग थिंग्स है तो इसके लिए हम शेडो का यूज करेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए हम शेड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ रूफ, यानी कि वो जो है ना वो छत की छाया में बैठी थी। रूफ क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम यहाँ पर शेड का यूज करेंगे। शेड ऑफ शटर हो सकता है, रूफ हो सकता है, हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से शेड और शेडो में ये डिफरेंस होता है और इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ एट। एट का यूज हम किस किस तरह से करते हैं, जैसे कि सबसे पहले एट का यूज हम करते हैं एट प्लस स्मॉल प्लेस, यानी कि कोई भी छोटा प्लेस है उसको हम डिनोट करने के लिए एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मुखर्जी नगर, दिल्ली तो बड़ा प्लेस हो गया, यानी कि अगर बड़ा प्लेस होगा तो इसके साथ हम इनका यूज करेंगे। दिल्ली बिग प्लेस है तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है, यानी कि वो छोटा प्लेस है वहां पर, तो इसके लिए हम वहां पर एट का यूज करेंगे, यानी कि आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। इस तरह से इसका यूज होगा। उसके बाद एट का यूज टाइम के साथ भी किया जाता है, यानी कि किसी भी टाइम को शो करने के लिए। ही केम एट 6 o'clock, यानी कि वो जो है कब आया था, 6 बजे आया था, तो यहाँ पर टाइम को डिनोट कर दिया इसने एट को। नेक्स्ट है एट प्लस लोकेशन, यानी कि हमने पढ़ा था जैसे कि लोकेशन वाले में भी एट का यूज होता है, टाइम वाले में भी होता है, और कोई भी मतलब प्लेस के बारे में बताना हो तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं। अभी एट का यूज एज इन लोकेशन कैसे होता है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि उसने लोकेशन बता दी कि वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, कहाँ पर, जैसे कि दरवाजे के पास है, बिल्डिंग के पास है, कहीं भी है, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। और भी यूज होते हैं जैसे कि एट नाइट, एट द पार्टी, एट द मीटिंग, शूट एट फेस्टिवल। हम बोलते हैं ना कि ही इज एट द पार्टी, एट द मीटिंग, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। अभी देखो जैसे यहाँ कर अगर हमारे पास प्रीपोजिशन है, किसी भी जो कोई भी टेंस है, हमने नाउन और प्रोनाउन से पहले वहां पर प्रीपोजिशन का यूज किया है और उसके बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं, तो वो हमारे सुपरफ्लोज हो जाते हैं। सुपरफ्लोज किस तरह से होगी उसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ही केम ऑन मंडे, यानी कि वो जो है ना मंडे को आया। यहाँ पर मंडे एडवर्ब है, यानी कि स्पेसिफिक जो डे मेंशन किया है कि वो मंडे को आया है, इसके लिए हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ये यहाँ पर सुपरफ्लोज बन जाता है। हम यहाँ पर सिंपली जो है ना इस प्रीपोजिशन को हटा देंगे, ही केम मंडे, यानी कि वो मंडे को आया, यहाँ पर ऑन लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एडवर्ब हमारी कौन कौन सी हो गई, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, टुनाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये हमारे ईडियम एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैट एंड डॉग्स, यानी कि बहुत तेज बारिश होना, हर्ट एंड सोल, यानी कि अपने काम को पूरे जी जान से करना। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, यानी कि जो बारिश है ना वो बहुत जोर से हो रही है। अभी यहाँ पर देखो कैट्स एंड डॉग का मतलब यही होता है कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, हमें यहाँ पर इस लाइक का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हम लाइक का यूज करेंगे तो ये सुपरफ्लोज हो जाएगा। सिंपली सिर्फ हमें इतना लिखना है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यहाँ पर हम लाइक का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते और फिर वहां पर गलती हो जाती है, तो यहाँ पर इस लाइक का यूज नहीं होगा। इसी तरह से इसमें ही केम ऑन यस्टरडे, यानी कि वो यस्टरडे को आया, मतलब कि बीते हुए कल में आया था वो।
तो यहाँ पर भी हम उनका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, यानी कि उससे पहले। बिफोर का यूज हम दो तरह से करते हैं, एज ए प्रीपोजिशन और एज एन कंजक्शन। दो तरह से हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही केम हियर बिफोर द नाइट, यानी कि वो जो है ना रात से पहले वहां पर आया था। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब हो गया, पहले यूज हो गया, इसका प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। नाइट क्या हो गई यहाँ पर हमारे, यानी कि नाइट से पहले आया था वो यहाँ पर। नेक्स्ट है दे हैड डन देयर वर्क बिफोर शी केम, यानी कि उन्होंने जो है ना उसके आने से पहले ही अपना काम जो है ना वो पूरा कर लिया था, या अपना काम वो पूरा कर चुके थे। अब यहाँ पर शी हो गया, शी केम, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो बिफोर है ना ये एज एन कंजक्शन यूज हुआ है, यानी कि उन्होंने अपना काम कर लिया था उसके आने से पहले ही। तो यहाँ पर ये कंजक्शन के तौर पर यूज हुआ है, प्रीपोजिशन के तौर पर यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एक बिफोर का मतलब होता है के सामने, यानी कि किसी के सामने कुछ होना। जैसे कि he was standing before his friend, यानी कि वो जो है ना अपने फ्रेंड के सामने खड़ा हुआ है। या फिर हम सिंपली बोल देते हैं कि I am standing before my mother, before my friend, before my husband। हम कुछ भी बोल सकते हैं उस चीज को। इसका यूज इस तरह से होता है यहाँ पर। अभी देखो, लेकिन बिफोर में अगर हम के सामने का यूज करते हैं तो इसमें कंडीशन होती है कि जो दोनों जो थिंग होती हैं वो लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। उनमें से एक भी अगर नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके साथ हम बिफोर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे कि ही भी लिविंग थिंग्स है और हिज फ्रेंड भी, यानी कि वो और उसका दोस्त दोनों लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट देखो इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, के सामने होना। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब दोनों जो थिंग्स होती हैं वे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब दोनों में से एक नॉन लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। अगर दोनों लिविंग है तो उसके साथ हम बिफोर का यूज करेंगे। अगर उनमें से एक है लिविंग थिंग्स तो उनके साथ हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। और जैसे कि इसमें है कि दोनों लिविंग थिंग्स नहीं होगी और आई कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि वो जो है ना वो अपने ऑफिस के सामने खड़ा है। अब यहाँ पर ही तो हो गया लिविंग थिंग्स, और उसका जो ऑफिस है, ऑफिस क्या हो गया, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि उसने जो अपनी गाड़ी है ना वो बिल्डिंग के सामने खड़ी की है। बिल्डिंग यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर भी किसका यूज हो गया, इन फ्रंट ऑफ का। इसी तरह से इसमें शी वर्कड डेली इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि वो मेरे घर में प्रतिदिन काम करती है, तो यहाँ पर भी किसका यूज हो गया, इन फ्रंट ऑफ का। माई हाउस क्या हो गया, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ अहेड और अहेड ऑफ। अहेड का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अहेड ऑफ का यूज कब करते हैं, फॉर लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के सामने, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका मीनिंग भी क्या होता है, सामने होना। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज सिटिंग अहेड ऑफ मी, यानी कि वो जो है ना वो मेरे सामने बैठा था, यानी कि बैठ रहा था। हिम क्या हो गया, यहाँ पर ये भी लिविंग थिंग्स है और ये भी लिविंग थिंग्स है, तो दोनों का जो मतलब हो गया ना वो लिविंग थिंग्स हो गया, तो यहाँ पर हम अहेड ऑफ का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर एक भी चीज नॉन लिविंग थिंग्स होती तो उसके साथ हम अहेड का यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज ए वुल डे अहेड, यानी कि जो सामने है ना वो पूरा दिन पड़ा हो। जैसे किसी को जनरली बोलते हुए कि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा दिन है हमारे पास, पूरा महीना है, तो वो तो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना। अब जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो वहां पर हम सिंपली अहेड का यूज करेंगे। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स होगी तो वहां पर हम अहेड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे किसी में था दोनों लिविंग थिंग्स है, ही भी और हिम भी, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, अहेड ऑफ का। और जो दिन है, दिन थोड़े ना कोई लिविंग थिंग्स होती है, तो उसके साथ हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अहेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट का यूज हम किस तरह से करते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत होना किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल रमन सैट ऑपोजिट हिज फ्रेंड इन माई ऑफिस, यानी कि जो रमन है ना वो मेरे दोस्त के विपरीत में बैठा, कहाँ पर बैठा है, ऑफिस के अंदर बैठा है।
तो यहाँ पर विपरीत का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। तो इसके साथ हम ऑपोजिट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये तो सिंपली प्रीपोजिशन है, इनको हम जो है ना कोई भी जो टेंस हमें दे रखा है उसके सेंस से भी हम पता कर सकते हैं किसके साथ हम इस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही पार्क्ड हिज कार ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग, यानी कि उसने जो अपनी कार है ना वो किसी चीज के विपरीत पार्क करी है। कोई भी बिल्डिंग के विपरीत हो सकती है, किसी भी मतलब गाड़ी के विपरीत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। नेक्स्ट है यूज ऑफ अराउंड। अराउंड का मीनिंग क्या होता है कि चारों ओर होना, जिसके बोलता है ना कि मेरे चारों ओर ये चीजें हैं, ये है, वो है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई हाउस, यानी कि मेरे घर के चारों ओर जो ना बहुत सारे पेड़ हैं। माई ऑफिस इज अराउंड 5 किलोमीटर अवे, यानी कि मेरा जो ऑफिस है वो 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि अराउंड का मतलब कि चारों ओर भी होता है और आसपास भी होता है। जैसे कि हमने बोल दिया कि हाँ ये जो है ना उतने डिस्टेंस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगी, ये इतने आसपास होगा, 5 किलोमीटर के आसपास होगा, 10 के आसपास होगा। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टू, यानी कि हम टू का यूज किस तरह से करते हैं। टू प्रीपोजिशन के तौर पर यूज होता है, तो उसके साथ तो सीधी सी बात है प्रीपोजिशन होगी तो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेगी ही। इसका यूज हम इस तरह से करते हैं, जैसे कि ही गोज टू मुंबई, यानी कि वो मुंबई जाता है, तो यहाँ पर टू का यूज हो गया। ही केम टू मी, दे वेंट टू प्ले ग्राउंड, वे प्ले ग्राउंड पर जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए भी हम टू और देन दोनों का यूज करते हैं। देन का यूज कब होता है, देन का यूज हम करते हैं जनरली, यानी कि कोई भी जनरली हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि ही इज बेटर देन यू, इस तरह से। टू का यूज हम स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि इसमें दे भी रखा है। देन का यूज होगा जनरल कंपैरिजन के लिए, और टू का यूज किसके लिए होता है, फॉर स्पेशल एडजेक्टिव, जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रियर, सुपीरियर, इंफेरियर और एल्डर, इनके लिए हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज टैलर देन हिज फ्रेंड, यानी कि वो जो है ना वो अपने फ्रेंड से लंबा है, इसमें जनरल कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पर हम देन का यूज करेंगे ना कि टू का। नेक्स्ट है ही इज सीनियर टू मी, यानी कि वो जो है ना वो मुझसे बड़ा है, सीनियर है वो मेरा, तो इसके साथ हम टू का यूज करेंगे ना कि देन का। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, यहाँ पर भी एल्डर के साथ हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज क्या है इसका, प्रेफरेंस को शो करने के लिए, यानी कि किसी चीज को हम स्पेसिफिक प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि आई प्रीफर टी टू कॉफी, यहाँ पर टू और देन हमने यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया है, हमने सिर्फ सिंपली बोला है कि आप जो है ना चाय के अलावा कॉफी भी ले सकते हैं, हमने प्रीफर किया उसको कि आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पर हम देन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज होगा किसका, टू का यूज होगा। नेक्स्ट है ही प्रीफर रीडिंग बुक्स टू वॉचिंग मूवीज, यानी कि वो जो है ना बुक पढ़ने को ज्यादा प्रेफरेंस देता है बजाय किसके, मूवीज देखने के। तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस दी है उसने, किसको दी है, बुक पढ़ने को दी है, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। आई प्रीफर वॉकिंग टू ड्राइविंग, यानी कि मैं ड्राइविंग से जो बेहतर है ना वो चलना पसंद करूंगा, प्रेफरेंस है उसकी खुद की कि उसको चलना ज्यादा पसंद है। द प्रीफर यहाँ पर होगा ही प्रीफर आएगा यहाँ पर, यानी कि ही प्रीफर द माउंटेन्स टू द बीच, यानी कि उसको जो है ना बीच से ज्यादा पसंद क्या है, माउंटेन, यानी कि पहाड़ पसंद है उसको, तो उसने किसको प्रेफरेंस ज्यादा दी है, उसने पहाड़ों को प्रेफरेंस ज्यादा दे के उसे वहां पर जाना ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से टू के 3 यूज हो गए। एक तो सिंपल यूज होता है जैसे कि हम बोलते हैं टू के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, जिसकी ही गोज टू मुंबई। एक एज एन कंपैरिजन यूज होता है जिसमें टू और देन का डिफरेंस हमने देखा है। एक होता है कोई भी प्रेफरेंस को शो करने के लिए उसके साथ हम टू का यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज होता है एक्शन हो, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद फिर बाय, फिर डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि जिसने भी वो एक्शन किया है उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कार हैज बीन पेंटेड बाय या फिर टू हिम, यानी कि ये जो कार है ना ये उसके द्वारा पेंट की गई थी। जैसे हमने बाय के यूज में पीछे पढ़ा था कि सिंपली कि उसके द्वारा ये काम किया, किसी के द्वारा किया जाए तो हम वहां पर बाय का यूज करते हैं ना कि टू का, टू की यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनेगी। नेक्स्ट है शी इज टोट बाय मी, यानी कि वो जो है ना मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। शी इज टोट टू मी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, टू की कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये टू और बाय में ये दोनों का डिफरेंस होता है कि हम किस तरह से इनको यूज करना होता है।
नेक्स्ट है शी इज नोन टू या फिर बाय मी, यानी कि वो जो है ना मुझे जानती है। तो यहाँ पर बाय का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यानी कि वो मेरे द्वारा जानी जाती है, इस तरह की कोई सेंस नहीं होती। हम सिंपली बोलते हैं कि मैं उसे जानता हूँ या फिर वो मुझे जानती है। तो यहाँ पर बाय का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। टू का यूज किन किन कंडीशन में होता है, जैसे कि मैरी कंडीशन हो, नो की हो, ओब्लिज हो, इनके साथ फिक्स्ड होता है कि हम टू का यूज करते हैं। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, टू का किन किन के साथ यूज होता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि यूज ऑफ डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, इसके बावजूद। इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यद्यपि। दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसमें सिर्फ एक एरर बनता है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना होता। एग्जाम में हम ध्यान नहीं दे पाते कई बार, और डिस्पाइट के साथ हम ऑफ को राइट कर देते हैं, लेकिन ऑफ का यूज सिर्फ इंस्पाइट के साथ होता है, ना कि डिस्पाइट के साथ। अगर डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं तो ये हमारा सुपरफ्लोज हो जाता है, जो कि गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट द जॉब डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी जो है ना उसको जॉब मिल गई, यानी कि इसके बावजूद हो गया, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के यद्यपि भी उसको जो ना जॉब मिल गई। तो ये दोनों ही ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज ना करें। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही वेंट टू प्ले, यानी कि हम किसी को बोलते हैं ना कि नहीं तुम्हें ये काम करने के बजाय ये काम करना चाहिए, या फिर हम बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो गया लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ये काम किया, तुम ऐसे कर रहे थे। जैसे कि इसमें इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी कि थके हुए होने के बावजूद भी, यानी कि या वो थका हुआ था उसके बावजूद भी वो खेलने गया। यहाँ पर हम यद्यपि का यूज कर सकते हैं, यद्यपि वो थका हुआ था लेकिन फिर भी वो जो ना खेलने गया। और इंस्पाइट ऑफ के साथ ना हम हमेशा जीरन का यूज करते हैं यहाँ पर, ना कि इसका बी की फॉर्म का। बी का यूज यहाँ पर नहीं होगा, बीइंग का यूज होगा। इन स्पाइट ऑफ ट्रैफिक शी अराइव्ड ऑन टाइम, यानी कि ट्रैफिक था उसके बावजूद भी वो ना टाइम से पहुंच गई थी वो, यद्यपि वहां पर ट्रैफिक था। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिस्पाइट द हैवी रेन वी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, यानी कि इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी हमने जो कॉन्सर्ट है ना वो एंजॉय किया। तो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का यही यूज है, और सिर्फ इतना ही हमें इसमें पढ़ना होता है और यही डिफरेंस देखना होता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज ना करें और इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का यूज हम किस तरह से करते हैं, व्हेन वी रिप्लेस वन थिंग टू अनदर, यानी कि हम प्रॉपर जो है ना मेंशन करते हैं कि हमने इस चीज को इस चीज से बदला है, तो उसके साथ हम इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग आई वुड रेदर प्ले विद देम, यानी कि जो ना साफ सफाई के बजाय मैं वहां पर खेलना पसंद करूंगा या फिर खेलूंगा। हम बोलते हैं कि नहीं इस काम के बजाय तो मैं यही काम कर लूंगा, हम उस चीज को रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर मेंशन भी किया कि क्लीनिंग को उसने रिप्लेस करके किसको प्रेफरेंस दी है, प्ले को दी है, यानी कि खेलने को दी है। यू कैन टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, यानी कि हम किसी को बोलते हैं ना कि आप जो है ना चाय भी ले सकते हैं कॉफी के अलावा, वो बंदे की मर्जी है कि उसको रिप्लेस करे या ना करे। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। अब आता है सिंपली इंस्टेड। ये तो हो गया इंस्टेड ऑफ का यूज, और ये हो गया इंस्टेड। इंस्टेड का यूज हम कब करते हैं, व्हेन द रिप्लेस थिंग इज नॉट मेंशन, यानी कि जो रिप्लेस की हुई थिंग होती है उसको हम मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर स्लीप, जैसे कि मैं जो ना सोना चाहता हूँ या फिर मैं सोना पसंद करूंगा, फिर कोई आके बोल दे कि यू शुड डांस डांस इंस्टेड, यानी कि तुम्हें जो ना नाचना चाहिए। यानी कि हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी ने हमें बोल दिया कि नहीं मैं तो ये काम करूंगा, फिर हम बोल दें कि नहीं तुम्हें इसके बजाय जो है ना ये काम करना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंस्टेड का यूज करेंगे। अब ये तो फिक्स नहीं है कि वो हमारे एडवाइस मानेगा या नहीं मानेगा, तो इसके साथ हम सिंपली इंस्टेड का यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ का यूज यहाँ पर नहीं होगा। यू शुड टेक ए टैक्सी इंस्टेड, यानी कि तुम्हें एक टैक्सी लेनी चाहिए, अब वो उसकी मर्जी है वो ले या फिर ना ले, तो यहाँ पर सिंपली हम इंस्टेड का यूज करेंगे। कुछ अदर एग्जाम्पल है, जैसे कि आई विल हैव वाटर इंस्टेड ऑफ सोडा, यानी कि मैं जो है ना पानी की बजाय सोडा लूंगा या फिर सोडा लेना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर वाटर की बजाय आ गया पानी को, यानी कि रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किया, सोडा से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर आ गया इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ही डिसाइडेड टू फिक्स द प्रॉब्लम हिमसेल्फ,
यानी कि कंप्लेंट को उसने जो है ना रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? प्रॉब्लम को सोल्व करने से रिप्लेस किया। तो यहाँ पर भी किसका यूज हो गया? इंस्टेड ऑफ का। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टावर्स, और एक चीज वहीं से इसी में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टावर्स और टू में, यानी कि टावर्स हो गया और टू हो गया, इनका यूज हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि टावर्स का यूज हम किस तरह से करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ या विद इन स्पेसिफिक एंड पॉइंट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि टावर्स का हम यूज कब करते हैं? जब हम कोई भी पर्टिकुलर दिशा को हम बताते हैं, शो करते हैं कि नहीं कि वो उस दिशा में गया है या फिर इस चीज का ये एंडिंग पॉइंट है। जहां पर भी एंडिंग पॉइंट प्रॉपर मेंशन होगा तो वहां पर हम टावर्स का यूज करेंगे, और जहां पर मेंशन नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना ये मेंशन नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर टावर्स का यूज हम तब करेंगे जब कोई भी स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट हमारे पास मेंशन नहीं होता है। अगर मेंशन होगा तो उसके साथ फिर हम टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ही वॉज गोइंग टावर्स मुखर्जी नगर, यानी कि वो जो है ना वो मुखर्जी नगर जा रहा था। इसमें हमें क्या बता दिया? लोकेशन बता दी उसकी कि वो कहाँ जा रहा था, मुखर्जी नगर जा रहा था। लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया कि वो किस लिए जा रहा था, यानी कि इसके लिए हमारा कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास। सिंपली सिर्फ इतना बताया कि वो मुखर्जी नगर जा रहा था। यहाँ पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? टावर्स का। ही फील्स a lot of anger towards them, यानी कि वो जो है ना उनके लिए मतलब बहुत ही गुस्सा था, या फिर उसको बहुत गुस्सा महसूस हो रहा था। अब ये तो नहीं बताया कि किस बात पे गुस्सा था, क्यों गुस्सा था, तो एंड पॉइंट नहीं बताया ना यहाँ पे। तो यहाँ पर किसका यूज हो गया? टावर्स का। द शिप इज हेडिंग टवर्ड्स द हार्बर, यानी कि जो शिप है ना वो बंदरगाह पर पहुंच चुकी थी, यानी कि पहुंची है। क्यों पहुंची है, क्या लेके आई है, तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर भी किसका यूज हो गया? टावर्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं टू वर्सेस टावर्स। टू टावर्स का हमने देख लिया, जब भी एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं होगा तो वहां पर हम टावर्स का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर भी एंडिंग पॉइंट मेंशन होगा, यानी कि टू रेफर द स्पेसिफिक एंड पॉइंट, यानी कि ये कोई भी एंड पॉइंट है उसको प्रॉपरली बताएगा, तो उसके साथ हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू या फिर टावर्स मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड, यानी कि हमें यहाँ पर बता दिया कि वो मुंबई जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके फ्रेंड से मिलने के लिए, यानी कि एंड पॉइंट बता दिया उसका। तो यहाँ पर टावर्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू का यूज। टू मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड। द स्नेक वाज कमिंग टू या फिर टावर्स में, यानी कि जो सांप है ना वो मेरी तरफ आ रहा था। अब ये तो नहीं बताया सांप चला गया या फिर उसने काटा उसको, तो यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? टावर्स का। यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू या फिर टावर्स द एयरपोर्ट टू लिव हिज फ्रेंड, यानी कि वो जो है ना एयरपोर्ट जा रहे हैं अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए। यहाँ पर भी एंड पॉइंट मेंशन है कि एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर टावर्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। गो या फिर कम, इसके साथ हमें पता है कि टू का यूज करते हैं, और फिर हमारे डेस्टिनेशन के बारे में पता चलता है कि मैं जो मंदिर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें डेस्टिनेशन होती है हमारे, उसको शो करता है ये। फॉर एग्जाम्पल, वी वर गोइंग टू ऑफिस टू अटेंड ए मीटिंग, यानी कि हम जो है ना ऑफिस जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उनकी डेस्टिनेशन बता दी कि वो ऑफिस को जा रहे थे। ये सिंपल एग्जांपल है जो, और सिंपल ही होता है, हमें जनरली भी पता होता है कि गो या कम के साथ हम टू का यूज करते हैं जो हमारे डेस्टिनेशन को शो करते हैं। तो हमारे एग्जांपल हो गए, दे आर कमिंग टू पार्क टू स्पेंड ए डे विद अस, यानी कि वो पार्क में आ रहे हैं हमारे साथ दिन बताने के लिए। यहाँ पर टू का यूज हो गया कमिंग के साथ। वी आर गोइंग टू, यहाँ पर भी हो गया कि स्टेडियम में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? मैच देखने के लिए। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? स्टेडियम है, क्योंकि वहां पर मैच है। नेक्स्ट है, जैसे कि लिव और स्टार्ट हो गया, इसके साथ हम फोर का यूज करते हैं। अगर गो या कम होगा तो इसके साथ हम टू का यूज करेंगे। अगर लिव या फिर स्टार्ट होगा तो इसके साथ हम टू का यूज करेंगे, सॉरी फोर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लिव फॉर मुंबई, यानी कि तुम्हें जो है ना मुंबई के लिए जाना चाहिए, यानी कि मुंबई को छोड़ देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम बोल देते कि नहीं तुम यहाँ से इसको छोड़ दो और कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट कर लो। तो लिव के साथ आ गया फ्रॉम का। यू शुड स्टार्ट
फॉर योर ऑफिस, यानी कि तुम्हें जो है ना अपने ऑफिस के लिए निकलना चाहिए या फिर जाना चाहिए। यहाँ पर फॉर की सेंस क्या है, जाने के सेंस है कि तुम्हें अपने ऑफिस के लिए जाना चाहिए। स्टार्ट फॉर, वी नीड टू लिव फॉर द स्टेशन बाय 5 PM, यानी कि हमें जो है ना रेलवे स्टेशन हो गया, कोई भी एयरपोर्ट है, कुछ भी हो गया, उसके लिए हमें जो है ना 5 बजे निकल लेना चाहिए, हमें उस सिटी में जाना है। तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, फोर का। लिव का मतलब लिव और स्टार्ट के साथ यहाँ पर हो गया फोर का यूज। तो आज की क्लास यहीं पर हमारी खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो उससे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।